नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सिविल 121 में। यहाँ पर आज मैं पढ़ाऊंगा बिल्डिंग स्टोन्स के टेस्ट। क्या पढ़ाऊंगा? बिल्डिंग स्टोन के टेस्ट। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन के टेस्ट के बारे में। आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल का बिल्डिंग स्टोन चैप्टर में कि बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से मतलब स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स में भी क्या क्या कौन कौन से सेल होती हैं, ये चीज़ मैंने आपको सब बता दिया था। अब इसके बाद आज मैं बताऊंगा आपको इनके टेस्ट के बारे में कि टेस्ट करने के बाद भी हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट लिख रखे हैं, अब यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट गुरुत्व टेस्ट के बारे में। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये पता चलता है कि ये अदर पदार्थों से कितना भारी है, मतलब जो दूसरे पदार्थ हैं उनकी तुलना में ये पदार्थ कितना भारी है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए विशिष्ट गुरुत्व के बारे में। दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व क्या है ये समझना है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है वस्तु का भार बटे मानव पदार्थ का भार। ये समझिएगा, मानव पदार्थ का मतलब निकला किसी वस्तु का भार ले लीजिए और किसी मानव पदार्थ से उसको डिवाइड कर दीजिए, कि हमें विशिष्ट गुरुत्व के बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या करना है, विशिष्ट गुरुत्व में IS 11/24/1974 के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। इसका किसी भी जो मानक पदार्थ होता है उस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व कितने बीच में होना चाहिए? 2.7 से 2.8 के बीच में होना चाहिए। 2.7 से 2.8 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जो G का मान होता है W3/1000 - W2, ये मानक पदार्थ होता है। W3 ये चीजें अब देखिएगा, यहाँ पर W3 क्या है? ओवन में सुखाने पर प्रतिदर्श का भार। ओवन में पर ये ओवन है, ओवन में सुखाने पर प्रतिदर्श का भार, ये भार लिया जाता है। अब यहाँ पर जो W2 है, बड़े सिलेंडर में डाले गए पानी की मात्रा। ये बड़े सिलेंडर शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए जैसे हमने पानी के सापेक्ष लिया वस्तु का भार बटे पानी का भार, तो जब वस्तु का भार होगा तो देखिए ओवन में सुखाने पर प्रतिदर्श का भार। मान लीजिए हमने एक पत्थर लिया, इसका प्रतिदर्श हुआ, इसको हमने क्या किया, ओवन में सुखा दिया और सुखाने पर ये सुखा दिया और सुखाने पर हमने क्या किया, इसको देख लिया कि ये जान लिया कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हैं। अब इसके बाद हमने पानी का भार लिया, तो पानी का भार से जो टोटल भार आएगा 1000 - W2 W3, इससे हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला आपका G निकल आएगा। ठीक है। अब देखिए अब एक ये आती है ओवन में कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। तो ओवन पर जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर ओवन पर गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, ये चीज नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर पूछा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य हमेशा गर्म करते हैं। अब इससे ज्यादा अगर आप गर्म करते हैं तो इससे ज्यादा गर्म करने पर जो कणों के बीच में भी नमी उपस्थित होगी पत्थरों में, वो भी नमी गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से पत्थर भुरभुरा हो जाएगा, ब्रिटलनेस हो जाएगा और पत्थर में जो आपस में लेयर होंगी फटने लगी, जिसकी वजह से पत्थर क्रैकिंग कर जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो सही ढंग से टेस्ट नहीं मिल पाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जल अवशोषण आ गया। जल अवशोषण परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण में हम क्या क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं? तो जल अवशोषण परीक्षण का सबसे पहले कोड याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, IS 11/24/1974 के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, IS 11/24/1974 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए W1 - W3/W3 × 100, ये फार्मूला होता है। पहले जब सामान्य प्रतिदर्श होता है उसका भार, फिर उसके बाद हम पानी में भिगो देते हैं उसका भार। तो पानी में भिगोने के बाद, पानी पर 24 घंटे के लिए हम भिगो देते हैं और भिगोने के बाद क्या देखेंगे कि पानी को जो पत्थर है कितना अवशोषित किया, तो कुछ भार बढ़ेगा। मान लीजिए पहला भार, यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए पहला जब पत्थर का भार था ये x था, फिर हो गया y, तो यहाँ पर y जो होगा x के मान से ज्यादा होगा। अब जब y का मान x के मान से ज्यादा होगा तो अब क्या करेंगे, y - x/x, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू हमारी जल अवशोषण परीक्षण में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल अवशोषण परीक्षण में ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो 6% से अधिक नहीं होना चाहिए।
अच्छा, किसी भी स्टैंडर्ड स्टोन को यूज करना है तो उसमें जल अवशोषण क्षमता अधिकतम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 6% से ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, 6% से ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कठोरता परीक्षण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कठोरता परीक्षण क्या होता है। कठोरता परीक्षण को हम किससे मापते हैं? कठोरता परीक्षण का मतलब निकला, वह कठोरता क्या है? किसी भी वस्तु पे जब उसकी सतह ज्यादा से ज्यादा विरोध करती है तो इसका मतलब ये निकला वह कठोर है। तो यहाँ पर समझना है कठोरता परीक्षण को। तो क्वेश्चन पूछा था कठोरता परीक्षण को किसमें मापते हैं? कठोरता परीक्षण को हम मोह स्केल पर मापते हैं। किस पे मापते हैं? मोह स्केल पर मापते हैं। मतलब कि इसका जो पैमाना होता है मोह स्केल, एक स्केल होती है फ्रेडरिक मोह एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस टेस्ट को किया था, इसीलिए उनके नाम पर ये चीज रख दी गई है। अब देखिए मोह स्केल पर किया गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पदार्थों के जो कुछ पत्थर होते हैं उनके हमने नाम लिख रखे हैं और उनके बारे में बता रखा हूँ। तो देखिए टैल्क का जो होता है, टैल्क की जो सामर्थ्य होती है वो मतलब जो कठोरता होती है वो 1 लेते हैं। यहाँ तक नंबर कितने लेते हैं? 1 से लेकर के मोह का जो स्केल होता है वो 1 से 10 तक का नंबर होता है। और 1 से 10 तक के नंबर में हम ये पता कर लेते हैं जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसकी कठोरता उतनी अधिक होगी, जितना कम नंबर होगा उसकी कठोरता उतनी ही कम होगी। यहां पर समझना इस बात को है। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कठोरता परीक्षण। कठोरता परीक्षण क्या है? कठोरता परीक्षण का मतलब निकला कि किसी भी बल को पत्थर अपनी सतह पर आने वाले, जो सतह पर आ रहा है उस पर आने वाले का जितना विरोध कर देता है उसको कहा जाता है यहाँ पर मोह स्केल। तो देखिए ये मोह स्केल द्वारा निर्मित किया जाता है, कठोरता परीक्षण होता है। कठोरता परीक्षण को हमेशा नंबर से शो करते हैं। इस नंबर में जो मानक लिया जाता है, जो स्केल बनाई गई है वो कितनी बनाई गई? 1 से 10 तक के लिए बनाई गई है। अब देखिए 1 से 10 तक के लिए बनाई गई है। 1 से 10 तक में हम कुछ लोहे पत्थरों के हम नाम बता रहे हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मोह स्केल पर टैल्क एक पदार्थ, एक पत्थर होता है, जो टैल्क होता है उसमें उसकी जो सामर्थ्य कठोरता परीक्षण होती है, जो कठोरता होती है वो 1 होती है। इसके बाद फेल्सपार की कितनी होती है? 6 होती। क्या होती है? 6 होती है। टोपाज की 8 होती है। क्या होती है? 8 होती। टोपाज की 8 होती है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो होती है वो 10 होती है। किसकी होती है? डायमंड यानी हीरा की होती है। सबसे ज्यादा डायमंड की होती है ये सामर्थ्य, ठीक, डायमंड की होती है। इसके बाद बात करते हैं टिकाऊपन परीक्षण की। टिकाऊपन परीक्षण का मतलब निकला ड्यूरेबिलिटी। कोई भी पत्थर कितने दिन तक टिक सकता है वो। अब इससे कैसे, इसके लिए क्यों ज्ञात करते हैं? वातावरणीय प्रभाव से, मतलब कि उसमें कितना मतलब वाटर एटमॉस्फेयर, जैसे वर्षा हो गया, रेन हो गई, ये सब चीजों का प्रभाव कितना पड़ता है, इसके लिए हम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टिकाऊ परीक्षण को IS 1126/1974 के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। IS यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस परीक्षण किससे ज्ञात करते थे? 11/24/1974 के अकॉर्डिंग। इस परीक्षण को IS 11/24/1974 के अकॉर्डिंग। बट इस परीक्षण को जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है इसको IS 1126/1974 के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम टिकाऊ परीक्षण कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुत आसान तरीका है। टिकाऊ परीक्षण में क्या करते हैं, हम एक प्रतिदर्श लेते हैं जो बेलनाकार होता है। उस बेलनाकार स्थिति में प्रतिदर्श में भार, जो प्रतिदर्श में भार होता है उस भार को ज्ञात करते हैं। कैसे? W1 - W2 / W1 × 100। W1 - W2 / W1 × 100 ज्ञात करते हैं। और जो प्रतिदर्श होता है वो 50 mm से लेकर के 50 mm लाइट तक होता, मतलब हाइट जो होती है 50 mm, मतलब 5। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हम एक सैंपल लेते हैं, ये सैंपल लिया, इस सैंपल में ये जो मान होता है 50 mm होता है। क्या होता है? 50 mm डाया का मान, और जो हाइट का मान होता है वो 50 mm होता है। क्या होता है? 50 mm। तो देखिए डाया, जो ये डाया होता है वो 50 mm होता है, जो हाइट होती है 50 mm होती है। 50 इस परीक्षण को लेकर के मान लीजिए पहला इसका भार, जो पहले इसका भार है वो W1 है। पहले इसका जो भार है W1 है। W1 बराबर अम्ल में डुबोने के पहले जो एसिड होता है, हम एसिड लेते हैं, एसिड में नाइट्रिक एसिड लेते हैं और H2SO4,
ये लेते हैं। इन दोनों में अम्ल में डुबोने के पहले, जो अम्ल में डुबोया जाता है उसके पहले हम कितना भार लेते हैं, W1। W1 पहले बार, मान लीजिए पहले W1 आया, दूसरा W2। कैसे, अम्ल में डुबोने के बाद एवं शुष्क करने के बाद, मतलब अम्ल में डुबो दिया जाए, फिर उसके बाद उसको सुखा लिया जाए, उसके बाद कितना हमें भार मिलेगा, इस भार के बारे में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, पहले वाला भार और फिर उसके बाद भार। तो पहले वाला जब भार हमने ज्ञात किया तो W1 था जो हमने ज्ञात किया, फिर W2 आए तो W1 - W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो अब जो वैल्यू आएगी वो प्रतिदर्श की रियल भार होगी, जिससे हमें टिकाऊपन परीक्षण ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अपघर्षण परीक्षण, एब्रेशन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है। इसमें क्या करते हैं, अपघर्षण परीक्षण किया क्यों जाता है। अपघर्षण परीक्षण का मतलब निकला उस पर लगने वाले जो लोड होते हैं छोटे मोटे हर तरह के, वो कितना उसको अवशोषित कर सकता है, यानी तब लोड लगते जाए फिर भी वो पत्थर हिले ना, तो इसके लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हम CaI कार्बन आयोनाइड की एक शीट लेते हैं। इस शीट में एक बेड रखते हैं जो 1250 किलोग्राम का होता है। कितना होता है, 1250 किलोग्राम का। इसके बाद इसके सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और इस मशीन को क्या बोला जाता है, डोरी मशीन टेस्ट। ये अक्सर पूछा जाता है कि अपघर्षण परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो अपघर्षण परीक्षण डोरी मशीन टेस्ट में किया जाता है। किससे किया जाता है, यहाँ पर डोरी मशीन परीक्षण जो टेस्ट होता है डोरी मशीन टेस्ट से किया जाता है। 25 mm होता है इसका मतलब हाइट, और जो डाया होता है वो भी 25 mm होता है। ये बेलनाकार प्रतिदर्श होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो प्रतिदर्श लिया जाता है उसकी हाइट कितनी होती है, 25 mm, और डाया कितना होता है, 25 mm। ये चीज आपको नोट कर लेना। तो ये जो 5 परीक्षण मैंने आपको बताए, ये पांचों परीक्षण एक स्टोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा अभी और भी टेस्ट होते हैं जो हम समझेंगे और इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें आती हैं ये सब चीजें आपको समझ लेना है और जान लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी डाटा बताए हैं इन डाटे को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो भी टेस्ट बचे होंगे उनको पढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को वीडियो में ब्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।